हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। पार्ट 3 वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी तक कवर कर दिया था। मतलब आर्टिकल 51A तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा यूनियन है, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये हम पार्ट 5 यूनियन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट से ही स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे जो प्रेसिडेंट के नाम वगैरह से रिलेटेड है, जो इतने फैक्ट्स हमें नहीं पता होता तो वो हम इससे रिवर्स लर्निंग से सीख लेंगे, और बाकी जो कंसेप्ट हैं प्रेसिडेंट के वो हम अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 52 के अंदर मेंशन होता है। इंडियन रिपब्लिक का मतलब होता है कि रिपब्लिक का मतलब होता है दैट मीन्स वी हैव एन इलेक्टेड हेड एंड दैट इलेक्शन इज जनरली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश में मोनार्की है और हमारे इंडिया में इलेक्शन से होता है, इलेक्टेड होता है हेड। ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट होता है और उसके पास ना ज़्यादा पावर्स नहीं होती, एक तरह से नॉमिनल हेड टाइप होता है। लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके पास सारी की सारी पावर्स होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मेन एग्जीक्यूशन की पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम के हाथ में मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पावर होती है। सो दैट इज वाई इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें पता है आर्टिकल 52 में ये चीज़ लिखी है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर में लिमिटेशंस होती हैं। जैसे पार्डनिंग पावर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रेसिडेंट किसको पार्डन करेगा, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कर, वो भी चीज़ें जो होती हैं, वो जो उसकी पावर होती है, इट इज़ सब्जेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस। तो इसलिए लिमिटेशन तो है, तो इसका आंसर भी सी आ जाएगा। और ये वाला आर्टिकल हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 53 होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 52 में मेंशन है कि देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो यूनियन को हेड करता है या यूनियन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे एक्सरसाइज करता है पावर? या तो डायरेक्टली करता है या फिर ऑफिसर जो उसके सबऑर्डिनेट में होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। कैबिनेट, ये प्राइम मिनिस्टर अपनी खुद की एक कैबिनेट बनाती है, वो चीज़ हो गया। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ये प्रेसिडेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वैसे एग्जीक्यूशन सारा प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग वो प्रेसिडेंट के पास ही है। अब ये दोबारा पूछ लिया, आर्टिकल 53 आएगा इसका आंसर। 8th क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? हाँ, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेसिडेंट के हाथ में, पढ़ लिया है। तो ये वाला भी फिर से यही पूछ लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है। ए आ जाएगा, मतलब ए इन द सेंस कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका आंसर। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसलिए अब आर्टिकल भी इसका रट जाएगा, आर्टिकल 53। एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ ये ठीक है। और इसका रीज़न लेकिन बी आएगा, क्योंकि जो बिजनेस होता है गवर्नमेंट का वो ये लोग कैरी नहीं करते। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट को इसलिए दे रखा है क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये उसका रीज़न है। ये इसका रीज़न नहीं है, बट यहाँ ये जनरल एज अ स्टेटमेंट ठीक है। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। द प्रेसिडेंट पावर एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये चीज़ गलत हो जाएगी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल में होता है एज अ कमांडर इन चीफ, क्योंकि आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में दे रखा है कि सुप्रीम कमांडर यही होता है, लेकिन जो वो एक्सरसाइज होती है, वो पावर को एक्सरसाइज करने के लिए वो रेगुलेट होता है, वो लॉ के थ्रू रेगुलेट होता है। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लेड द नेशन, तो व्हाट इज दिस? इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट।
एंड इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु लेड द नेशन। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके लिए। अब वो भी हम पढ़ेंगे कि इसका कैसे होता है। बता सकती हूँ वैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किनके, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसके अलावा जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जो भी यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेचर हैं, उनके मेंबर्स भी इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। हाँ, मतलब ये ऊपर नीचे कर रखे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये इसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इन्हीं से इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता, ओपन बैलेट से नहीं होता, प्रोपोर्शनल, हाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी होता है। तो बी सी दोनों इकट्ठे ही आ जाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर होंगे, ये याद रखना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। स्टेट लेजिस्लेचर, पूरी स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं होता, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। तो सेकंड गलत हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जिनका भी मतलब रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो 1, 3, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही इलेक्टेड मेंबर सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, बाकी नहीं लेते। इलेक्टोरल कॉलेज फिर से पूछ लिया, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ, हाँ सी आ जाएगा इसका। ये वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि मेंबर बोला यहाँ थर्ड ऑप्शन में इलेक्टेड मेंबर्स है, तो इलेक्टेड वाला सही होगा। द टू यूनियन टेरिटरी विच हैव बीन गिवन राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द 70th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 70th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो टेक पार्ट ले सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो वो कौन सी है? दिल्ली एंड पुडुचेरी। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है? हाउस ऑफ पीपल के इलेक्टेड मेंबर, काउंसिल ऑफ स्टेट के हैं, इसके भी हैं, लेकिन काउंसिल के नहीं होते, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। फिर से इलेक्टोरल कॉलेज पे क्वेश्चन पूछ लिया। All the elected members of UT Assembly, all the governors and lieutenant governor, all the members of the 2 houses of the parliament, all the members तो पहली बात नहीं होते, all the elected members होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, 1 जैसे ही कटेगा, और गवर्नर भी नहीं होते, और यूटी असेंबलीज के 2 and 3 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे ऑल इलेक्टेड मेंबर यूटी असेंबलीज में दिल्ली एंड पुडुचेरी ही है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है पर ठीक है। फिर से इलेक्टोरल कॉलेज पे आ गया। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ये गलत हो गया। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, डी आ जाएगा इसका ऑप्शन। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। विधानसभा एंड विधान परिषद, विधान परिषद नहीं होगा तो विधानसभा होगा, विधान परिषद क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, यही आएगा, डी आ जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, हाँ वैसे तो यही आएगा डी, पर यहाँ पे इलेक्टेड होना चाहिए, आई एम सॉरी, यहाँ इलेक्टेड होना चाहिए तो ये ठीक माना जाएगा, पर ठीक है। अब हमें इतने सारे क्वेश्चंस करके हमें पता चल गया। नॉट करेक्ट बताना है। द इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। President shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office. On the expiration of his term, he continues to hold office until his successor enters upon the office. President election may be postponed on the ground that the electoral college is incomplete. D ऑप्शन आना चाहिए इसका, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन को ऐसे पोस्टपोन नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है तो हम पोस्टपोन कर दे, बिल्कुल भी नहीं। ये क्यों होता है कि एक्सपायर होने के बावजूद भी तब तक प्रेसिडेंट रहता है ऑफिस में जब तक नया सक्सेसर ना आए, ताकि इंटरेगनम को प्रिवेंट करने के लिए, कि खाली ना रहे। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कभी भी खाली नहीं रह सकता। और यहाँ से हमें टर्म भी पता चल गया कि एक प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल तक प्रेसिडेंट रहता है, जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर करता है। और जो इलेक्शन होता है ना सक्सेसर, मतलब जो उसके आगे आने वाला है, उसका जो इलेक्शन होता है वो पहले ही हो जाता है, वो इसीलिए ताकि इंटरेगनम ना हो उस चक्कर में। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोर्स नीडेड
नीड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल वाला, प्रेसिडेंशियल के लिए कितने प्रपोजर सेकेंडर चाहिए, 50-50 चाहिए होते हैं, 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स, यहाँ मेंशन ही नहीं कर रखा है इन्होंने। ये क्वेश्चन देखना है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्टोरल कॉलेज पे पूछ रखा है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब MLA इक्वल स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली इंटू 100, ठीक लग रहा है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ MP इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड MLAs divided by total number of elected MPs. There were more than 5,000 voters in the latest election. पहला तो पक्का ठीक है, तो या तो 1 and 2 आएगा या 1 and 3 आएगा। ओहो, ये तो गलत ही हो गया। Every elected member of legislative assembly of state shall have as many votes as their multiple of 1,000 in the question obtained by dividing the population of the state. State population को divide करना है by the total number of elected members of state assembly. अच्छा, यहाँ 1,000 आएगा, 100 लिखा हुआ है तो 1 कट गया 2 और 3 में से, तो 2 स्टेटमेंट ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP का जो वोट होता है वो किसके बराबर होता है, जितने भी वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल जितने भी इलेक्टेड MLAs के वोट की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय जितने इलेक्टेड MPs का नंबर होता है। तो यहाँ पे एक ये 0 की वजह से गलत हुआ है, अदरवाइज ये ठीक है कि इलेक्टेड जो भी मेंबर MLA होता है उसका जो इक्वल वोट वैल्यू किसके बराबर होती है, जितनी स्टेट पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय उस स्टेट से कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं स्टेट असेंबली से इनटू 1,000। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखो यहाँ हमने देखा था कि जो MLA होता है उसका जो बराबर वोट वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जितना हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो ठीक ही होगा। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा, ये गलत है। MP के जितने भी वोट की वैल्यू है वो सब बराबर होती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्योंकि MP इज इक्वल टू MLA की जितनी वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द MLAs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। तो ये MP का तो एक ही रेशियो आएगा ना हर एक MP का, हमने लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग पढ़ा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 1 ओनली इसका आंसर आएगा। हर MLA का जो वोट है वो वेरी करता है एज पर स्टेट, इसलिए यूपी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये किसी काम का क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। फर्स्ट तो गलत है क्योंकि हमने पढ़ा नॉमिनेटेड तो होते ही नहीं है। अच्छा, ये ओनली वन वाले ऑप्शन है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ दैट स्टेट, जितनी सीट्स ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा वोट वैल्यू होगी। हमने अभी पढ़ा MLA की वोट वैल्यू कितनी होती है, स्टेट पे कितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय कितने इलेक्टेड MPs हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं MLAs कितने सेलेक्ट हुए हैं। वैल्यू ऑफ वोट तो जितनी मतलब सीट्स मतलब जितने MLA सिलेक्ट हुए हैं, अगर ये ज़्यादा होंगे तो MLA की वोट वैल्यू कम हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ MP इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द अरुणाचल प्रदेश। यही ठीक लग रहा है। 4 इसका आंसर, ओनली 1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत लग रहा है कि ईच MLA इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इसका मतलब सीट्स ज़्यादा होंगी तो वोटिंग वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा सीट्स होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में उतनी कम वोटिंग वैल्यू होती है MLA की।
The chief minister of a state is not eligible to vote in the presidential election if he is a candidate, he is yet to prove his majority on the floor of the lower house, he is a member of the upper house of state legislature. यही आएगा सी, क्योंकि अगर वो अपर हाउस से होगा तो वो नहीं कर पाएगा वोट. Presidential election, every elected member of legislative assembly shall have as many votes as there are multiple of 1000 in question obtained by dividing the population by the total number of elected members of the assembly. ये ऊपर ही क्वेश्चन इन्होंने यहीं पे डाला था. 97 का क्वेश्चन है और इन्होंने डाला था 2003 में सेम वही वैल्यू कि वैल्यू ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर की वोटिंग वैल्यू कितनी होती है कि 1000 जो होगा 1000 इन द क्वेश्चन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे असेंबली से वो इंटू 1000. तो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग चलता है और अभी भी वही चल रहा है क्योंकि 2026 तक फ्रीज हो रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल क्वालिफिकेशन? क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, हाउस ऑफ पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर ऑफ एज, एजुकेटेड वाला आ जाएगा. ही शुड बी सिटीजन बाय बर्थ. अभी हमने कल ही शायद देखा था वीडियो में कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया में वो नेचुरलाइज भी हो सकता है. 35 ईयर ठीक है. ही शुड बी क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नहीं, लोकसभा का होना चाहिए. तो 2 ओनली इसका आंसर आ जाएगा. ये देखो, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा. अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंडक्टिंग द इलेक्शन. ये रेलिंक्विश हिज सीट, अपनी सीट उसे छोड़नी पड़ेगी. जैसे ही वो इलेक्ट हो जाएगा, मान लो वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी. द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम? एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप उन्हें री इलेक्ट कर सकते हो. फिर री इलेक्शन का जो प्रोविजन है कौन से आर्टिकल में दे रखा है, ये आर्टिकल याद कर लो. आर्टिकल 57 में ये बोल रखा है कि हम प्रेसिडेंट को मल्टीपल टाइम्स री इलेक्ट कर सकते हैं. इफ देर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा. अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा. स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो पार्लियामेंट देखेगा. सॉरी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो हाई कोर्ट देखेगा. If the election of president is declared void by the Supreme Court, all acts done by him or her in performance of duties of his or her office of president before the date of decision become invalid. ये गलत है कि ऐसा नहीं होता कि जितने भी उसने एक्ट्स करे हैं वो सब इनवैलिड हो जाए. तो इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस. अभी हमने पढ़ा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता इफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट. व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है जिसमें उसको एसेंट देना पड़ता है. कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है. तो डी इसका आंसर आ जाएगा. प्रेसिडेंट कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करता है? 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है. जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उस दिन से. ये हमने पढ़ लिया था. नेक्स्ट, टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इज रेजिग्नेशन? अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वो देगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देगा. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है. प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा. रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट अगर इम्पीचमेंट निकाल दे अगेंस्ट द प्रेसिडेंट तो उसको रिमूव किया जा सकता है. और इम्पीचमेंट जो है वो दोनों में से किसी हाउस में भी स्टार्ट किया जा सकता है. आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है. और 57 में क्या बताया गया? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड 52 में देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Which is not true in relation to the election of president. Provision for process of election of president is described in 55 article. Nomination state में 50 proposer 50 seconder होने चाहिए. State legislature is based on the population of 1971 census. और ठीक है, ये तीनों ही सही हैं तो none of the above आ जाएगा क्योंकि आर्टिकल 55 में ही इलेक्शन का दे रखा है. 61 समझ आ गया, 57 55 इलेक्शन का. और ये याद रखना सेंसस डेटा 71 है क्योंकि 2026 तक ना वो डिलिमिटेशन पे फ्रीज करी हुई है सीट्स. इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है? अभी बताया था 61. अंडर विच आर्टिकल मतलब इम्पीचमेंट का आर्टिकल ही पूछ रखा है, 61 नहीं आएगा. रिमूव कैसे किया जा सकता है? इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है. इम्पीचमेंट में बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट. किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट मोशन को स्टार्ट किया जा सकता है.
इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। अब 61, अब ये पूरा देख लेते हैं कि आर्टिकल 61 में क्या बोल रखा है। प्रोसीजर है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या बोला है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट कैसा प्रोसेस है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है जो पार्लियामेंट करता है। तो पार्लियामेंट खाली लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करता बल्कि क्वाजी जुडिशियल भी करता है। सिर्फ एक ही कंडीशन मेंशन है, वो कौन सी है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको डिफाइन नहीं कर रखा। फिर इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो कहाँ इनिशिएट हो सकते हैं, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसको 14 दिन का प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। 14 दिन पहले एक प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेकर आ रहे हैं। फिर ये जो चार्जेस होंगे कि किसी ना किसी चार्ज पे ही एक प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता ना, उन चार्ज को कैसे साइन किया जाएगा कि एक पेज पे लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंट के खिलाफ ये चार्ज है, और उसको 1/4 मेंबर से साइन करवाया जाएगा जिस भी हाउस में इम्पीचमेंट शुरू होएगी। मान लो लोकसभा में स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे 1/4 मेंबर्स से साइन करवाया जाएगा इम्पीचमेंट मोशन, और अगर राज्यसभा में स्टार्ट हो रही है तो वहाँ 1/4 मेंबर से साइन करवाया जाएगा। ठीक है। फिर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को कैसे पास किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है। और फिर दूसरे हाउस में भेजे जाएंगे। दूसरा हाउस क्या करेगा, वो जो चार्ज पहले हाउस ने दिए थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल मेजोरिटी से पूरा पास करा, अब वो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर वो भी क्या करेंगे, वो भी पूरा का पूरा 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप बोला इन्होंने। टोटल मेंबरशिप मतलब सारी जितनी मेंबरशिप है सबके थ्रू वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बंदे प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं से, वो होता है ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, वो कंसेप्ट नहीं है। पूरे टोटल मेंबरशिप, हर बंदे का वोट जाना चाहिए। फिर उसके बाद जाके प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव होता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस प्रेसिडेंट को रिमूव करने वाला, और अभी तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इम्पीचमेंट प्रोसेस 61। अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी हाउस जो है वो मोशन ऑफ इम्पीचमेंट इनिशिएट कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ये पार्लियामेंट के थ्रू ही है, मतलब टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कितने दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, अभी बताया था 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। काउंसिल तो वैसे भी नहीं होते, लोकसभा राज्यसभा होते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, तो डी आ जाएगा। ये पार्ट तो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, लेकिन इम्पीचमेंट के पार्ट नहीं होते, तो डी आंसर आएगा। और इम्पीचमेंट कैसा प्रोसेस है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में है। किस में इनिशिएट हो सकता है, किसी भी जगह इनिशिएट हो सकता है, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट ही इम्पीच कर सकता है। इससे हमें एक चीज पता चली कि लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है इम्पीचमेंट में। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट क्या है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। वेकेंट पोस्ट ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो कितने विद इन कितने दिन में फिल करी जा सकती है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर फिल किया जाता है। तो 62 में कि वेकेंट अगर कोई भी पोस्ट है, कोई भी तरह से वैकेंसी है, चाहे डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन, रिमूवल की वजह से, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर फिल करना होगा। इन केस ऑफ अ वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम एनी कोर्स, तो कितने महीनों में फिल करना होगा, विद इन 6 मंथ्स उसे फिल करना पड़ेगा। विद इन 6 मंथ्स आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह कब तक एक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर रीजन ऑफ डेथ। 6 मंथ्स तक वाइस प्रेसिडेंट की तरह बन के काम कर सकता है, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे ताकि हम नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकें। अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली है तो उसकी पोस्ट कौन ऑक्यूपाई करेगा, फॉर द टाइम बिंग वाइस प्रेसिडेंट करेगा। इन केस द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, मान लो प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन करेगा, उस टाइम पे चीफ जस्टिस करेगा। इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन करेगा, चीफ जस्टिस करेगा। ये 10 बार देख लिया अब, तो इसमें भी चीफ जस्टिस आ जाएगा आंसर। इफ इन इंडिया द ऑफिस, ये दोनों सेम वही आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, अबव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन जो लिटिगेशन है ना, ये मैं मानती हूँ कि नहीं होती, लेकिन क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं,
लेकिन 2 मंथ के रिटर्न नोटिस के बाद। अ सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर आफ्टर 2 months ऑफ रिटर्न नोटिस। तो सिविल प्रोसीडिंग हो सकती हैं 2 month के नोटिस के बाद, लेकिन क्रिमिनल नहीं होंगी। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करता है किसके रिकमेंडेशन पे? लोकसभा की ये रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के हाँ मतलब वही प्राइम मिनिस्टर के कहने पे लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दे रखा है नहीं, कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर होगा या कैबिनेट होगा दोनों में से एक आ जाएगा। जॉइंट सिटिंग एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन बाय, जॉइंट सिटिंग कौन समन करता है? प्रेसिडेंट समन करता है। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 108 है और 118 के अंदर दे रखा है कि जो स्पीकर होगा वही प्रिसाइड करेगा। जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज समन बाय प्रेसिडेंट। वो अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग, तो ये प्रेसिडेंट आ जाएगा। लेकिन 118वां आर्टिकल कौन सा है? वो बोलता है कि स्पीकर हेड करेगा या प्रिसाइड करेगा। कॉल द जॉइंट, इनिशिएशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये जॉइंट सिटिंग के कुछ वो दे रखे हैं कि अगर बिल दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो जॉइंट सिटिंग होगी। मान लो दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया तो हो गया। मोर देन 6 months elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट, द प्रेसिडेंट may unless the bill has elapsed by reason of dissolution of other house of the people। आर्टिकल 108 में टू समन अ जॉइंट सिटिंग, इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आ जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा है। इज अ कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ बोथ हाउस, ही एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग, ही प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ये गलत हो जाएगा ना, पार्टिसिपेट नहीं करता वो। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123 होता है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल पास बाय 2 houses कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट, बिल्कुल ठीक है, आंसर यही आएगा इसका। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल, ये भी ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला डी ऑप्शन में है। बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट, और प्रेसिडेंट का एसेंट होता है 111 में शायद, हाँ 111। ओनली इंस्टेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर ऑफ वीटो, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट वाला है शायद। ये उस टाइम पे न्यूज़ में था तो इस वजह से पूछ लिया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब तो। पॉकेट वीटो किसने यूज़ करी थी? पॉकेट वीटो जैल सिंह ने यूज़ करी थी, ज्ञानी जैल सिंह ने। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर टू विदहोल्ड हिज एसेंट टू एनी बिल पास बाय बोथ द हाउस, तो ये 111 ही है, क्योंकि 111 एसेंट के ऊपर बात करता है। वो किसी भी हाउस की एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? जॉइंट सेशन, पार्डनिंग पावर उसकी नहीं है। विदहोल्ड अ बिल खुद से कर सकता है। फोर को काटते हैं पहले, ये कट गया, ये कट गया, और थर्ड बिल्कुल ठीक है तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से देखना है, इसका मतलब 6th बिल्कुल ठीक है, टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, ठीक है। 5th का कोई रोल नहीं, क्योंकि 5th जॉइंट सेशन हमेशा उनके कहने पे ही होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जजेस का अपॉइंटमेंट भी मुझे नहीं लगता कि होगा। 2nd देखते हैं, टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शन, ये उसकी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होगी, तो ई आंसर आएगा इसका। ऑन विच मैटर इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू असेंट टू द बिल, टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर्स, टू डिसॉल्व द लोकसभा, ये गलत है। एसेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसका आंसर बी आ जाएगा। एसेंट जब बिल को देता है तो वो उसकी खुद की पावर होती है। Which of these is the legislative power of the president according to the constitution? एडजॉर्न तो करता नहीं, समन द सेशन ही आएगा, नहीं। प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये लेजिस्लेटिव पावर है उसकी।
समन ऑफ सेशन, लेजिस्लेटिव पावर, समन ऑफ सेशन, समन ऑफ पार्लियामेंट. डिस्क्रिशनरी पावर बताना है. फोर्थ को काटना है सबसे पहले. इसमें तो है ही नहीं फोर्थ. सेवेंथ बिल्कुल ठीक है. अब इन दोनों में से देखना है, बाकी तो कट ही गए. इसमें सेवेंथ और एट्थ. एट्थ भी ठीक है. टू से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन ऑन एनी एडवाइस, बिल्कुल ठीक है. अब हमें देखना है फिफ्थ और सिक्स्थ. सिक्स्थ में टू डिटेन अ बिल और टू एसेंड द बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर. ये ज़रूरी नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस पर बोल सकता है. समन वाला भी ज़रूरी नहीं है. समन तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही होता है. टू रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शन, ये उसकी खुद की पावर है. तो ई आंसर आ जाएगा इसका. ऑर्डिनेंस की पावर कौन सी? ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल कौन सा है? सी, आर्टिकल 123. आर्टिकल 123. अच्छा, जो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करता है कितने टाइम फ्रेम तक रहता है? 6 वीक्स तक रहता है. आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सेशन, जब सेशन स्टार्ट हो जाता है 6 मंथ 6 वीक्स का टोटल टाइम पीरियड होता है. मान लो लोकसभा डिसॉल्व होगी तो 6 महीने तक उसका टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उसमें 6 वीक्स तक. जब भी रीअसेंबली होएगी ना वापस पार्लियामेंट, तो 6 वीक तक, क्योंकि दोनों सेशंस के बीच में क्या होता है, 6 मंथ्स का गैप होता है. प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है? फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को करता है. वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नहीं, प्लानिंग कमीशन का कोई रोल नहीं है. चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, हाँ, यूटीज़ के जो जैसे दिल्ली वगैरह है उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. 239 में दे रखा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर. कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को? अटॉर्नी जनरल, कैग, गवर्नर, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. 76 में अटॉर्नी जनरल है, 148 में कैग है, 155 में गवर्नर होता है. कौन सा अपॉइंट नहीं किया जाता? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीईसी, इन सबको प्रेसिडेंट ही करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेज. इसका आर्टिकल याद कर लेते हैं. आर्टिकल 160 है कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ भी प्रोविजन, मतलब कुछ भी ड्यूटीज जो हैं गवर्नर को दे सकता है इन एनी कंटिजेंसीज. कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है उस केस में वो दे सकता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ, ये ठीक है. चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कमांडर, ठीक है. एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बी आ जाएगा इसका आंसर. चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है. एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, 143 आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लॉ का कोई भी क्वेश्चन हो या फैक्ट का कोई क्वेश्चन हो उस पर कंसल्ट कर सकता है, लेकिन ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? शुड, यही गलत है. प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब उसकी अपनी खुद की मर्जी है कि वो करे ना करे. नॉट अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, टू सेंड मैसेज टू द हाउस, टू ग्रांट पार्डन, ये आ जाएगा. ये राइट है प्रेसिडेंट का, ये पावर नहीं है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू गिव पार्डन, रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिक्लेयर इमरजेंसी, पास ऑर्डिनेंस. अच्छा, राइट नहीं है. गिव पार्डन नहीं, रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा. इन्होंने क्या पूछा है? हाँ, मतलब ऑर्डर वॉर्डर पूछा है, थोड़ा बेकार ही क्वेश्चन है ये. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, वो कौन सी पावर है? वो उसकी जुडिशियल पावर है. वैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है, पार्डनिंग पावर, पर पता नहीं इन्होंने जुडिशियल पावर क्यों दे रखा है. डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर टू पार्डन, रिस्पाइट है, रिप्राइव, रिमिशन, पार्डन, कॉम्यूटेशन, डिटेंशन, कॉन्टिन्यूशन नहीं होता. 1 2 3 4 5 आ जाएगा इसका आंसर.
तो डज नॉट कंसिस्ट में पूछा है तो ये आ जाएगा 6th और 7th, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। कौन से आर्टिकल में पार्डनिंग पावर है? आर्टिकल 72 में है। प्रेसिडेंट में कौन सी अथॉरिटी है? रियल एंड पॉपुलर, टाइटुलर एंड डी जॉर। डी जॉर और टाइटुलर है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल है। रियल एंड पॉपुलर नहीं है। 2 और 4 आ जाएगा इसका आंसर। रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ पैक, कैग की रिपोर्ट, एनसीएससी की रिपोर्ट। पैक की रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट पार्लियामेंट पे जाती है, इन तीनों पे नहीं जाती। ये देखो, वो सीधा पार्लियामेंट के पास जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रिटर्निंग एन ऑर्डनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल, रिजॉल्विंग द लोकसभा अपॉइंटिंग। यही आ जाएगा बी, क्योंकि वो फाइनेंस बिल को वापस नहीं भेज सकता 111 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। किसके पास पावर होती है? 5th शेड्यूल। ये उस दिन ही बताया था कि 5th शेड्यूल के का प्रेसिडेंट देखता है और 6th शेड्यूल का गवर्नर देखता है। और 5th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट को जो काम करके देता है वो गवर्नर करके देता है। प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट नहीं, सेंट्रल कैबिनेट। सेंट्रल कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट का जो भी एड्रेस होता है ना उसको प्रिपेयर करता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल फ्रॉम बिहार। किन्होंने 2 सक्सेसिव टर्म्स करे थे? राजेंद्र प्रसाद जी ने करे थे। एक तो 50-52, 52-57, 57 से 62। फोर्थ प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे। कौन यूनानिमसली इलेक्ट हुआ था? नीलम संजीवा रेड्डी। अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे ये। सिंगल इंस्टेंट ऑफ यूनानिमस इलेक्शन वही है, नीलम संजीवा रेड्डी। इनका डेट देख लेना। 1969 में वीवी गिरी थे और नीलम संजीवा रेड्डी 1982 में थे। डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि राधा कृष्ण भी वाइस प्रेसिडेंट थे, आर वेंकटा रमन भी और जाकिर हुसैन भी। नीलम संजीवा रेड्डी ने कोई वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं किया। स्पीकर कौन थे इनमें से? नीलम संजीवा रेड्डी पहले स्पीकर थे, फिर वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। अनअपोज्ड बने थे, उन्होंने कभी भी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं करा। ये 2-3 फैक्ट इनके बारे में है। 1977 के करीब उनका टेन्योर था। किनको फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूल बोला जाता है? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर बोला जाता है। कौन से प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट से भी एसोसिएटेड थे? वीवी गिरी ट्रेड यूनियन मूवमेंट से एसोसिएटेड थे 1969 में, और वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे। किनको मिसाइल मैन कहा जाता है? फेमस एपीजे अब्दुल कलाम। ये 11th प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007, मिसाइल मैन। कौन सा जो चीफ जस्टिस थे वो प्रेसिडेंट भी बने थे? वो एम हिदायतुल्ला थे शायद से। चूज द ऑड वन। जवाहरलाल नेहरू, वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। प्रतिभा पाटिल जो थी वो प्रेसिडेंट कौन सी बनी थी? 12th, मतलब आफ्टर ये अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। नेक्स्ट, यूपीए में 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मीरा कुमार। छोड़ो ये तो, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट। छोड़ो ये भी। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन करा? लुटियंस, ये हमें पता ही है, लुटियंस ने। अच्छा, सी राजगोपालाचारी पहले इंडियन थे जो गवर्नमेंट हाउस में रिसाइड किया था जिन्होंने। वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हैं फटाफट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल ही है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ओनली द ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। जो भी दोनों हाउसेज के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो सब उनको वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। आर्टिकल 66 में मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड? बाय थ्रू इलेक्शन बाय एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन कौन होते हैं? एमपीज होते हैं, ये दोनों नहीं होते। 1 और 2 आंसर आ जाएगा, 4th का ए। इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स थे? ये कुछ काम का नहीं अभी।
लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। मेंबर ऑफ, नहीं, ए आ जाएगा। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रोल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, इनमें नहीं होता। 66 आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से होता है, सेम है बिल्कुल। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अपर हाउस, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल ठीक है, ए आ जाएगा। इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ठीक है। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल हाउस, ठीक है, दोनों सही हैं, बी बोथ 1 and 2। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 66 में उनका इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बता रखा है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। 62 पता नहीं, 63 आर्टिकल में मेंशन है ये राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। प्रेसिडेंशियल टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ये ठीक है। एज 35 होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाएगा ना। वाइस प्रेसिडेंट को कहाँ अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? उनको तो बल्कि बोथ मेंबर्स को इलेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। इन्होंने 3 टर्म्स सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। क्वालिफाई फॉर द हाउस ऑफ पीपल, नहीं, ये प्रेसिडेंट की कंडीशन है, ये गलत हो जाएगा। 1 जैसे ही कटा। स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव, नहीं, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता। 2 and 3 आएगा। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का कैंडिडेट जो है वो मेंबर बन सकता है, मतलब कंटेस्ट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट का। एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर सच आर कंसिडर वैलिड। द एक्ट्स डन बाय हिम ऑन दैट डे ऑफ सच आर नॉट कंसिडर वैलिड, ये गलत हो जाएगा। सब कुछ वैलिड होता है। सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग, ये ठीक है। एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट रिजाइन, ये भी ठीक है। 3 and 4 तो पक्का ठीक है। हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन, ऑल द 4 आ जाएगा इसका। कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं होता, सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी होती है। If the Vice President of India has to discharge the duties of President of India in his absence due to some reason, then what are the true for such duration? In this duration, Vice President hold the post of Chairman of Council of State. Will get the emolument of President, ये ठीक है। Resign, then ये भी ठीक है। 2 and 3 आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि उस टाइम पे वो काउंसिल ऑफ स्टेट की पोस्ट को होल्ड नहीं करेगा, वो कोई और होल्ड करेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। रेजोल्यूशन कैसे? बाय ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, और एग्री कर जाए लोकसभा में। बट वो रेजोल्यूशन, इसमें भी 14 डे का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। और फिर ऑल द देन मेंबर्स, इसमें देन मेंबर्स है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी थी। रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है? राज्यसभा में पास होता है। जो इसका मेंबर नहीं होता वो राज्यसभा है। ये वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे डिप्लोमेटिक पोस्ट ऑफ एम्बेसडर पे, और हाई कमिश्नर पे वीवी गिरी थे। हिदायतुल्ला, मुझे पता नहीं इसके बारे में। नीलम संजीवा रेड्डी तो कभी वाइस प्रेसिडेंट बने नहीं। तीसरे को काटते ही आंसर आ रहा है, 1 and 4। Which is not correct. Constitution amendment bill has to be passed by both the houses separately by special majority. Constitution cases in Supreme Court is heard by minimum 5 judges नहीं होते, 7 judges होते हैं। Freedom of press is included in the fundamental right of freedom of speech and expression, ठीक है। जाकिर हुसैन was the first vice president, नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हाँ, मिनिमम 5 जजेस हो गया, ठीक होगा ये काम का नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लेते हैं अब, थर्ड पार्ट। एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूनियन गवर्नमेंट, नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया होता है। तो आर्टिकल 300 में नाम याद कर लेते हैं। आर्टिकल 300 में जो लीगल नेम होता है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने बताया ये गलत होगा। जैसे ये गलत होगा 2, 3, 4 आंसर आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इट इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर हो, लेकिन वो बन सकता है। विद इन 6 months उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। कौन सा इसमें से करेक्ट है? नॉमिनल हेड ऑफ द, नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये गलत हो गया। ही कैन नॉट डिसमिस,
ये भी गलत हो गया. ए इज़ द रियल हेड ऑफ द, ये ठीक है. डी आंसर आ जाएगा. 74 में दे रखा है. प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड होता है, ये याद रखना. प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होता, अपॉइंटेड होता है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत बार गलत होता है. आर्टिकल 75 अपॉइंटेड होता है ये. प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है. आर्टिकल 78 किसके बारे में बात करता है? ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में. प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी 78 में है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्लासीफाई नहीं कर रखा. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा. ये बिल्कुल ठीक है. बी आंसर आ जाएगा इसका. 15% होता है. और अगर दिल्ली के बारे में बात की कि दिल्ली में कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो 10% ऑफ स्टेट मतलब ये लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, इंक्लूडिंग द सीएम. और इसमें भी इंक्लूडिंग पीएम होता है. कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक. कैबिनेट इंक्लूड मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक. मंत्रिमंडल कैबिनेट कहाँ मेंशन है? ये 352 आर्टिकल में मेंशन है. सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन है जहाँ नेशनल इमरजेंसी में. और ये 44th अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जब इंदिरा गांधी ने विदाउट कैबिनेट के अप्रूवल के ऐसी लगा दी थी इमरजेंसी. उसके बाद अमेंडमेंट जब हुआ था तो ये बोला था कि भाई कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी लगाने के लिए. एन गोपालास्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट द मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी बी डिजाइन सोलली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट. ये गलत है. अलग अलग नहीं होने चाहिए मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी. और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी, कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बना है वो किसकी वजह से बना है? एआरसी की रिकमेंडेशन पे बना है. और इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को प्राइम मिनिस्टर के चार्ज के अंदर रखा गया. बिल्कुल ठीक है. और एआरसी को और क्या बोलते थे? मॉयली कमेटी भी बोलते हैं. द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. ईच ऑफ द मिनिस्टर इज असाइन टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये ठीक है. ये गलत है. क्यों गलत है फर्स्ट वाला? क्योंकि मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट है वो प्रेसिडेंट क्रिएट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. और सिमिलरली ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइन टू अ मिनिस्टर. मिनिस्टर, हर एक मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर असाइन होता है वो भी प्रेसिडेंट असाइन करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. हु एक्सरसाइजेज द एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा. एक्चुअल पावर. द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट बिजनेस. ये ठीक है. ऑल एग्जीक्यूटिव शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ. ये गलत है क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं. इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस, अगर वो अपर हाउस से बिलोंग करेगा तो वो क्या कर सकता है? ही विल नॉट बी वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. यही आएगा इसका आंसर, क्योंकि वो अपने फेवर में नो कॉन्फिडेंस मोशन में कुछ बात नहीं रख पाएगा. अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आर्टिकल 75 ही आएगा इसमें. प्राइम मिनिस्टर इज जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा ही होता है. इसका भी ए आ जाएगा क्योंकि नीड नॉट नेसेसरी टू बी अ मेंबर, लेकिन विद इन 6 months उसको अपनी किसी भी हाउस में एक सीट एक्वायर करनी होगी. एंड जो ये होता है प्राइम मिनिस्टर, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. अब चाहे वो नॉमिनेशन से सीट एक्वायर करे या इलेक्शन से करे, दोनों में से कैसे भी कर सकता है. मिनिमम एज कितनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? 25 years, क्योंकि मिनिमम एज लोकसभा का मेंबर बनने की 25 होती है. प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. अभी बताया था 75 आर्टिकल. ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली अमंग हु आर दोज विद ईदर हाउस. ही कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर ड्यू कंसल्टिंग. ये आएगा. ये नहीं है कि सिर्फ उधर से ले, और ये भी नहीं है कि उसको काउंसलिंग करनी पड़े. लिमिटेड पावर भी नहीं है, उसके पास फुल डिस्क्रिशन है कि वो किसी को भी अपना मेंबर चुन सकता है. और जो भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप चुनेगा, उनको जो मिनिस्ट्री असाइन करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं. 6 months तक रहता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. Which of the following is not true? Function of parliament is to provide for a cabinet. Membership of cabinet is restricted. ये गलत हो गया. सी गलत होएगा क्योंकि पार्लियामेंट का फंक्शन है कैबिनेट प्रोवाइड करना. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. कैबिनेट कब तक इंजॉय करेगा कॉन्फिडेंस? जब तक लोकसभा का उसको फुल सपोर्ट है. सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. Which of the following is collectively the council of ministers is collectively responsible to the house of people? ठीक है. अंडर एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ये भी ठीक है. अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये गलत हो जाएगा. 74 क्लॉज 3 जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए वैसे तो, पर ठीक है. अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ये लोकसभा से होता है. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दिस. यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. नहीं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है. ओनली वन इज करेक्ट आएगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वोट टू द लोकसभा. और मोस्टली यूनियन मिनिस्टर जो है होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लोकसभा या पार्लियामेंट मान लो. ये ठीक है. पहला वाला गलत है, ए फॉल्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के. शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिल्कुल ठीक है. देखो, यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ये गलत हो जाएगा. प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करता है लेजिस्लेशन के प्रपोजल को लेके. 75 क्लॉज 3 में दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. दूसरी चीज, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की प्लेजर में काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के होते हैं. विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन. प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस. यही आएगा आंसर, क्योंकि उसको रिजाइन करना पड़ेगा. बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दे इंजॉय देयर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दे इंजॉय देयर पावर्स. वैसा ये एक कन्वेंशन है कि हाँ भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. ये सब इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव किसके सबऑर्डिनेट होता है? लेजिस्लेचर के होता है. तभी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. कल ही हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर जो होता है कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस मोशन मूव करता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन लेजिस्लेचर मूव करता है. सेंशर मोशन लेजिस्लेचर करता है. एडजॉर्नमेंट भी लेजिस्लेचर करता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाए. आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज द मिनिस्टर टू रिक्वायर टू गिव अ स्टेटमेंट. स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है हमेशा रिजाइन करने के बाद. द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर टू टेबल द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 1/10 मेंबर होंगे शायद. अगर 520 हैं तो 50 के अराउंड मेंबर्स चाहिए होंगे. हाँ, 1/10 मेंबर, मिनिमम 1/10 मेंबर तो होने चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए. द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 50. देर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अ मोशन ऑफ नो, ये ठीक है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं पे मेंशन नहीं है. नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है. नो कॉन्फिडेंस मोशन अब ये देख लो कहाँ पे मेंशन है. रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के अंदर मेंशन है. कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा रूल नंबर 198. नॉट करेक्ट बताना है नो कॉन्फिडेंस पे. ये ठीक है. मेंबर हु वांट्स टू मूव नो कॉन्फिडेंस गिव नोटिस टू द स्पीकर. ये भी ठीक लग रहा है. नो कॉन्फिडेंस मोशन 9. अच्छा, ये पूछ रखा है लाल बहादुर शास्त्री फेज द. इन दोनों में से कुछ होगा. वैसे इसमें कुछ दे नहीं रखा. बस इतना बताना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा. रूल नंबर 198 ऑफ उसमें दे रखा है, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट वगैरह में.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज, नहीं यही गलत है ना। हाँ, प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल, ये ठीक है। जनरल इलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए, ये भी ठीक है। आउट गोइंग चार्ज ले सकता है, ये गलत है ना। प्रेसिडेंट रूल थोड़ी ना लगता है, ये छोड़ो। MP स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पहला लॉ मिनिस्टर पता ही है, BR अम्बेडकर जी थे। ये फर्स्ट छोड़ो, ये भी रहने दो। 12th प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा सा बस वैसे देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी कब के थे? 1999 और 2004 से थे। देवे गौड़ा जो थे वो 96-97 से थे। तो थोड़ा सा बस वैसे देख लो कि इन्होंने मोर देन वंस ऑफिस होल्ड किया है। भैया वाजपेयी जी ने करा है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, इंदिरा गांधी ने, गुलजारी लाल नंदा। वन टू 3 4 5 आउटसाइड इंडिया कौन किन की डेथ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी ताशकंद, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा आई गेस हमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम यहाँ से करते हैं। मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट एडहेयर टू दैट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों ठीक हैं, बट नॉट वाला आएगा इसका आंसर। डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट डज नॉट कन्फर्म ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दोनों ठीक हैं इसका आंसर, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड, ये गलत है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कैबिनेट शैल बी कंपल्सरी, ये गलत है। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ, नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ऑपरेट नहीं करता, वो PMO के अंडर ऑपरेट करता है। कैबिनेट कमेटी इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इफ प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ही मे नॉट नेसेसरली प्राइम पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी इज चेयर बाय द प्रेसिडेंट। 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक है, ये 4th वाला गलत है, तो B आ जाए, नहीं 3 और 4 ये D आ जाएगा, क्योंकि इफ प्राइम मिनिस्टर ही मे नॉट नेसेसरली, ये गलत है कि वो होते हैं जिनके भी प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं। 15% वाला जो आर्टिकल था वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने होंगे? 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा। ये भी 91 अमेंडमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 18 थे। नंबर ऑफ मिनिस्टर एट सेंटर, ये काम का अब नहीं है, पहले था। ये भी काम का नहीं है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाइट पेपर होता है। हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो PMO के अंदर काम करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी फंक्शन डायरेक्टली अंडर, ये गलत हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो 2 ओनली आ जाएगा इसका आंसर। कैबिनेट सेक्रेटरी के फंक्शन क्या होते हैं? प्रिपेयर एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्री, एलोकेशन नहीं करता, एलोकेशन तो वैसे भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होती है। स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। CSIR का प्रेसिडेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होता है। नेशनल डिफेंस कमेटी का कौन होता है? वो भी प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? 52 में, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन हुए थे ना, तो इसी वजह से उसी टाइम आया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी डेथ बाहर हुई थी।
अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अटॉर्नी जनरल एंड यही कैग। हु एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 76 में आता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फटाफट देख लेते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कोई इसमें रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती, प्रेसिडेंट का खुद का पावर होता है। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती और प्रेसिडेंट ही इसको कभी भी रिमूव कर सकता है। और मेरे ख्याल हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल। चीफ लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज अ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल आएगा, डी आ जाएगा, आर्टिकल 76। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, उसको रिमूव तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। कोई ग्राउंड ऑफ रिमूवल मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही मस्ट बी अ मेंबर, नहीं। ही कैन बी रिमूव, नहीं। तो 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा रिमूवल इम्पीचमेंट कुछ नहीं होता इसका। हर एक मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल की राइट टू स्पीक होती है, एंटाइटल टू वोट होता है, नहीं वोट नहीं दे सकता, मतलब जाके अटेंड कर सकता है कहीं पे भी। और बस यही है इसमें। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज, बिल्कुल ठीक है। और रेम्यूनरेशन मिलता है जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता, इसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है रेम्यूनरेशन। इसको सैलरी नहीं मिलती, इनको रेम्यूनरेशन मिलता है। इट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गलत है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस, नहीं, प्रिविलेजेस इन्हें मिलते हैं, ओनली 2 आ जाएगा। रेम्यूनरेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, 76 में आता है। क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेज बट डज नॉट हैव राइट टू वोट। राइट टू एड्रेस इन द पार्लियामेंट किसके पास है, अटॉर्नी जनरल। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में कौन पार्ट लेता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, स्पीक इन लोकसभा, मेंबर ऑफ वोटिंग नहीं कर सकता, 4 को काट दो। 1 और 3 तो पक्का ठीक है, तो 1 2 3 आ जाएगा, मेंबर बन सकता है वो। ये पॉइंट थोड़ा याद रखना कि वो लोकसभा की किसी भी कमेटी का मेंबर बन सकता है अटॉर्नी जनरल, अच्छा पॉइंट है, बना सकते हैं, और हमें लगेगा कि भाई वो नहीं बन सकता। अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ओनली ऑफिसर नहीं होते, इवन मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच अपॉइंट हिम रेजिग्नेट, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़े, इसका आंसर डी आ जाएगा। Who can attend either house of the parliament without being a member, attorney general. Who among the following right to speak and take part in proceedings of either house and to be a member of any of the parliament committee, कोई भी parliamentary committee का member भी बन सकता है, लेकिन not entitled to vote, attorney general. Same question. नॉन मेंबर अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट भी आ सकता है वैसे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ लीगल एडवाइज़र ही होता है अभी, बट ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल एडवाइज़र। स्टेट गवर्नमेंट को कौन करता है, एडवोकेट। एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होता है, सेंट्रल के लिए अटॉर्नी होता है। 165 में है, प्लेजर ऑफ गवर्नर में होगा, लीगल एडवाइज़र टू द स्टेट गवर्नमेंट, लीगल एडवाइज़र ऑफ स्टेट, एडवोकेट। लीगल एडवाइजर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ये गलत है, गवर्नर अपॉइंट करता है। एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपिलिएट एंड एडवाइजरी। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन तो नहीं होती, डी आ जाएगा। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ ना ही ओरिजिनल होती है, ना ही एपिलिएट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होती है स्टेट लेवल पे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन तो बिलोंग ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को करती है। कैग को कौन अपॉइंट करता है, उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर द हैंड एंड सील, वारंट के थ्रू करा जाता है। शेल बी रिमूव्ड
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड्स को देखते हुए उसे रिमूव किया जाता है। ऑडिट करता है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 148 में मेंशन है। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किसको पहले सबमिट की जाती हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती हैं। तो कैग की रिपोर्ट्स किसको दी जाती है? प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। प्रेसिडेंट, याद रखना कैग की रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को जाती हैं। ऑफिस ऑफ कैग ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन ऑफ कैग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी कैग इज स्पेसिफाइड अंडर सैलरी है ना, तो सेकंड शेड्यूल होगा। ओथ होता तो थर्ड होता। टेन्योर कितना होता है कैग का? 6 years होता है। 6 years 65 years उसका टेन्योर होता है। मैक्सिमम पीरियड कितना होल्ड कर सकता है? 6 years तक कर सकता है। क्या लिखा है इसमें? 5 years क्यों लिखा है अब इसमें? ऑडिटर जनरल के बारे में ट्रू नहीं है। नॉट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये तो ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी, हाँ ये भी ठीक है। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, वो इम्पीचमेंट वाला पूरा सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल प्रोसेस होता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर जनरल इज नॉट merely to ensure the legality but also its property. He was to uphold the constitution and laws of parliament in the field of financial. ये ठीक है, पर पहले वाला गलत आ जाएगा इसमें। नहीं, हाँ दोनों हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और प्रॉपर्टी दोनों को देखता है। नॉट परफॉर्म टू ऑडिट एंड रिपोर्ट, ये ठीक है, ये ठीक है। ये डी आ जाएगा। ऑडिट वॉडिट करता है, ये रिसिप्ट को कंट्रोल नहीं करता, इसका सिर्फ काम ऑडिट करना ही है। ये याद रखना, जो भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उनको ऑडिट करना है, लेकिन पब्लिक मनी को इशू करना और इंश्योर करना कि पब्लिक रेवेन्यू जो है वो लॉस हो रहा है एक्सचेकर में, ये सब उसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट शैल बी द ड्यूटी टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट विच आर पेबल इनटू कंसोलिडेटेड, बिल्कुल ठीक है। Shall have the authority to audit and report on the account of stores or stock kept in any office or department of the union or state, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आएंगे। In India, other than ensuring the public funds are used efficiently and for the intended purpose, the importance of office of CAG क्या है? CAG जो है वो एक्सरसाइज करता है एक्सचेकर कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट when the president of India declares national emergency or financial emergency. ये वाला तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ काम जो होता है वो ऑडिट करना है। जैसे ये डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, कैग है सर्टेन जुडिशियल पावर, नहीं प्रोसिक्यूट वगैरह भी नहीं करता। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट कैन बी यूज बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु वायलेटेड द लॉ वाइल मैनेजिंग द पब्लिक फाइनेंसेज, ये ठीक है। कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम आर डिस्कस्ड बाय, हाँ ये ठीक है। कैग की रिपोर्ट जाती प्रेसिडेंट को है, लेकिन फिर वो पार्लियामेंट में रखी जाती है, फिर वो पीएसी द्वारा उसको डिस्कस किया जाता है, तो ये भी ठीक है। 2 और 3 आ जाएगा इसका आंसर। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ कैग वेस्ट विथ पार्लियामेंट के पास होता है, तभी पार्लियामेंट रिमूव करता है। पैक की मीटिंग कौन अटेंड करता है? कैग मीटिंग अटेंड करता है पैक की। आर्टिकल 149 के अंदर ड्यूटीज दे रखी हैं कैग की। अपॉइंटमेंट ऑफ कैग है 48, ड्यूटीज 149। ऑडिट रिपोर्ट्स का देख लेते हैं और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स का भी देख लेते हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स 151 में आते हैं, अकाउंट्स 150 में आते हैं। जनरली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द, या मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है वैसे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर, ये ठीक है। और पहले वाला भी ठीक है, नहीं रुको द कैग कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेव आफ्टर एंड एड्रेस बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ ये भी ठीक है। तो 2 और 3 तो ठीक है, नॉट ट्रू बताना है, तो 2 और 3 तो काट ही दो। ओनली 1 बचा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो वोट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो इसलिए उसमें पार्लियामेंट की वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती।
और इसकी जो भी सैलरी और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस होती हैं वो शेड्यूल 2 से आती हैं। कैग इज़ अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ PSC। पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज़ लीव टू द कैग शेल वेस्ट इन द प्रेजिडेंट के पास है, जितनी भी लीव ग्रांट वगैरह करनी है। ऑडिटिंग पे कब उसका वो कर दिया था, 1976 में कर दिया था। 1971 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कैग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सिर्फ उतना कर दिया था कि सिर्फ आप ऑडिटिंग ही करोगे, वो 76 में हुआ था। अकाउंट्स ऑफ स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, कैग करता है। हु इज़ कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, वो भी कैग आ जाएगा। कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक पर्स जो भी आता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो 14th कैग थे। ये क्योंकि वहीं छत्तीसगढ़ से थे तो इस वजह से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS में पूछा था। सॉलिसिटर जनरल यहाँ देख लेते हैं एक बार, ऑफिसर्स और उनकी इंस्टीट्यूशन ताने। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा आ जाएगा। कैग आ जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सॉलिसिटर जनरल पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आ जाएगा। एक मिनट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये क्या पूछ रखा है इन्होंने, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, नहीं ये नहीं आएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। और अटॉर्नी जनरल लोकसभा की मीटिंग्स अटेंड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ, पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, पब्लिक रेवेन्यू भी होता है। लेकिन कमर्शियल बैंक की जो फंक्शनिंग होती है वो इनमें नहीं आती, पब्लिक फाइनेंशियल इसमें नहीं आती, वो अलग अलग चीज़ है। तो यूनियन वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, और एक ही बारी में हम पार्लियामेंट जो है ना वो पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से एक ही वीडियो में। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बचेगा, उसके बाद सारा स्टेट का आ जाएगा और फिर तो ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। चलो ठीक है फिर, थैंक्स।